जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम स्वरों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, मगर हमने पिछली क्लास में स्वरों को दो आधारों पर वर्गीकृत हम कर चुके हैं और हम आज के वीडियो में हम दो आधारों पर फिर स्वरों को वर्गीकृत करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब हम नई वीडियो डालेंगे तो उस बेल आइकन को दबाने से ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दूसरी बात, जो आज हमारे साथ इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने अपने चैनल पर हिंदी की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया है और आप लोग जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी हिंदी की पिछली क्लासों को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछली क्लासों को नहीं देख पाएंगे या नहीं देखे हो तो इस क्लास को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप पिछली क्लासों के वीडियोस को आप जरूर देखें। चलो अब हम सीधे आते हैं अपने, तो आज के जो बिंदु है हमारा वो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम पिछले क्लास में दो आधारों पर कर चुके थे। ध्यान से सुने जरा, क्योंकि हम वर्णमाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से वर्ण विचारों पर बात कर रहे हैं और हमने वर्णों को दो आधारों पर विभाजित किया था, स्वर और व्यंजन। इसलिए हम अभी स्वरों को पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में स्वर को दो आधारों पर वर्गीकृत किया था। वो था पहला मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर और दूसरा था ओष्ठ की स्थिति या आकृति के आधार पर स्वर। हम इसे पिछली क्लास में अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्वरों का तीसरे नंबर का वर्गीकरण। ये तीसरा और चौथे नंबर का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे बिना समझे हुए केवल किताब से रट लेने से ये समझ में नहीं आता है। और इनसे रिलेटेड आप देखोगे, इनसे रिलेटेड पेपरों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो को आपको ध्यान से सुनना चाहिए और इसे और भी अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तो आपका ध्यान अब बिल्कुल बोर्ड की ओर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्वर लिखा लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम किन किन स्वरों को किस किस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। ध्यान से सुने जरा। स्वरों को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ध्यान से सुने जरा सा। हम इन 11 स्वरों को ही पढ़ते हैं। क्यों? स्वर 13 होते हैं। ये पिछले वीडियो में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हम इन सिर्फ 11 ही स्वरों को क्यों पढ़ रहे हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम इन 11 स्वरों को पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने। आज का हमारा वर्गीकरण का तीसरे नंबर का आधार है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। ध्यान से सुने जरा सा। तीसरा आधार, मैं आपको नंबर यहां पे डाल देता हूं। तीसरा आधार है जीभ। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। ध्यान से सुने जरा। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। ओके, अब आपको जरा बोर्ड पे समझे जरा सा। हम तीसरा आधार है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। देखें, हमारा मुख जो है वो अगर आप देखें तो हमारी जो फेफड़ों से आवाज, जो हवा बाहर आती है, हम उसे प्राणवायु कहते हैं। और जब वो प्राणवायु हमारे मुख के विभिन्न हिस्सों से निकलते हुए बाहर आती है तो जहां जहां टकराते हुए वो बाहर आती है, हम उन्हें स्वर तंत्रिका कहते हैं। देखो, आवाज के निकलने में जीभ का प्रयोग है, गले का प्रयोग है, ऊपर जो है वो तालु का प्रयोग है, जो ऊपर मुंह के ऊपर डिजाइन बना हुआ तालु का प्रयोग है, दांतों का प्रयोग होता है, दंत मूल का जो मसूड़े होते हैं उनका प्रयोग होता है। लगभग ये सभी मिलाकर के इन्हें हम एक नाम देते हैं स्वर तंत्रिका। इन स्वर तंत्रिकाओं में सबसे पहली जो बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्रिका है वह है जीभ। तंत्र का मतलब होता है कोई ऑर्गन्स, आप इसे अंग्रेजी में समझ सकते हैं। मुख्य ऑर्गन्स जो है वो है जीभ। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी स्वरों के प्रयोग करने में जीभ किस तरीके से प्रयोग हो रही है। अगर आप किसी भी स्वर का उच्चारण कर रहे हो तो उसको उच्चारण करने में जीभ का कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि देखो, ये पूरी जीभ है, लेकिन जीभ तो गले से शुरू हो रही है। जीभ का अगला भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, फिर मध्य भाग, फिर लास्ट का भाग। तो इन तीनों भागों में से स्वर का उच्चारण करने में जीभ का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुने। जीभ के प्रयोग के आधार पर, अर्थात किसी भी स्वर को बोलने में जीभ का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर हम स्वरों को
तीन भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान से सुने, पहला स्वर है अग्र स्वर। ध्यान से सुने जरा, पहला स्वर है अग्र स्वर, अग्र। दूसरा स्वर है मध्य स्वर। ये थोड़ा संस्कृत में लिखे हुए हैं इसलिए इन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, मध्य स्वर। और तीसरे नंबर का स्वर आता है वो है पश्च स्वर। ध्यान से सुने, वो है पश्च स्वर। तो पहला वाला स्वर मैंने कहा अग्र स्वर, दूसरा कहा मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। अब ध्यान से सुने, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, अग्र मतलब अगला, पहला वाला जीभ का, ये जीभ का पहला भाग प्रयोग होता है, उन स्वरों को हम अग्र स्वर कहते हैं। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं अग्र स्वर, और जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है उन स्वरों को कहते हैं मध्य स्वर, बीच वाला भाग। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अंतिम वाला भाग, देखो यहां गले में एक डंडी टाइप की होती है, उसे काकल कहते हैं। तो उस डंडी जो होती है, जो काकल होती है, उसके अगले भाग पे क्योंकि जीभ खत्म हो जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कंठ से जो डायरेक्ट निकल रहे हैं। तो जीभ के अंतिम भाग से प्रयोग होने वाले, पश्चिम में पिछले भाग से प्रयोग होने वाले शब्दों, स्वरों को हम कहते हैं पश्च स्वर। आपको समझ में आ गया होगा, तीन चीजें, अग्र, मध्य और पश्च। पूछा जा सकता पेपर में जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के होते हैं। अब पहले इनको थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि पेपरों में इनसे संबंधित किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से सुने, अग्र स्वर कौन है सर, अग्र स्वर कौन है? अब देखो, हमें उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आप उच्चारण नहीं करोगे आप पता नहीं चला पाओगे, या तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन हम, खासकर मैं रटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा हूं। अभी मैं हिंदी की क्लास चला रहा हूं, उसके बाद इसी चैनल पे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी ऐसी पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको 1% भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो डाटाज हैं उन्हें हमें रटना पड़ेगा, या फिर माउंटेन की ऊंचाई है उन्हें हमें रटना पड़ेगा, वो अलग हो सकता है। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी फिजिक्स की तरह है इसलिए उसे हमें अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। इसके बाद की क्लासों में मैं ज्योग्राफी की क्लास को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शुरू करूंगा, और शुरुआत करूंगा फिजिकल ज्योग्राफी से, क्योंकि समझने वाला वही है। और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, लगभग आपको संपूर्ण क्लासों को यहाँ सभी सब्जेक्टों को इस चैनल पर आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता न करें। लेकिन रटने पर मैं 1% भी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें एक ही शब्द कहा गया है कि रटने को कम किया जाए, समझने को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि विद्यार्थी रटने की जो है वो पे ज्यादा लगे रहते हैं। इसलिए समझे जरा सा, हम जीभ का प्रयोग जो आधार कर रहे हैं इसे आपको समझना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं सर कि प्रयोग नहीं, भाई प्रैक्टिकल केवल ज्योग्राफी में या साइंस के सब्जेक्टों में नहीं होता है, प्रैक्टिकल हिंदी में भी होता है, और मैं आज आपको वो करके दिखाऊंगा। ध्यान से सुने, अग्र स्वर, मैंने कहा कि जीभ का अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है उन स्वरों को हम अग्र स्वर कहते हैं। सर पता कैसे चलेगा? बिल्कुल, अग्रभाग पे हल्का सा वाइब्रेशन होगा, हल्का सा वो ऊपर नीचे होगा, तो हल्का सा हमें साफ पता चलेगा कि किसका प्रयोग हो रहा है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले सर हम अ को लेते हैं। ये कौन सा स्वर है, अग्र है या मध्य है या पश्च है? इसीलिए मैंने आपको यहां पर वर्णमाला लिखाई है, खासकर स्वर लिखाई है। अ, अब अ का उच्चारण कीजिए तो जीभ का बीच वाला हिस्सा गड्ढा कर रहा है, हल्का गहरा हो रहा है। अ, अब उच्चारण कीजिए अ को बोलते हुए जीभ का बीच वाला हिस्सा नीचे जा रहा है, वो अग्र स्वर नहीं है। अ है मध्य स्वर। ध्यान से सुने, मैं इन तीनों को एक साथ करने की कोशिश करता हूं, आपको उसमें और आसानी हो जाएगी। तो अ जो है वो मध्य स्वर है। अ के जीभ का केवल मध्य भाग एक ही स्वर का प्रयोग करता है, वो है अ। इसका मतलब ये हुआ कि अ का प्रयोग जीभ के मध्य भाग से होता है। अब बोलिए, बीच का हिस्सा नीचे गहरा हो जाएगा अ। अब बचता है सर आ। जैसे ही आप आ बोलते हो आपका मुंह खुल जाता फुल। इसके बाद में मैं आपको तालु की स्थिति के आधार पर स्वर पढ़ा रहा हूं, वहां आपको पता चलेगा कि विवृत, संवृत, अर्ध संवृत क्या होते हैं। वहां पे आपको ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, आप प्रयोग कीजिएगा। पश्च स्वर अ के बाद अब स्वर आता है आ को आप ऐसे मुंह खोलोगे तो सीधे आ मुंह खोल देता है, यानी न तो जीभ के अगले भाग का प्रयोग होता है न बीच वाले, सीधे गले से आवाज बाहर आ जाती है आ। तो आ का प्रयोग
पश्च स्वर में होता है। अ और आ को आप समझ गए होंगे, आ का प्रयोग जीव के पिछले भाग से होता है, इसलिए आ। अब आता है सर ई और ई, क्योंकि दोनों जोड़े हैं, पर मैं पहले ई को फिर ई को दोनों को बताने की कोशिश करता हूं। सर ई और ई का प्रयोग आप यूज करिए, प्रयोग कीजिए। ई ई ऐसे, जीभ थोड़ा ऐसे करके चौड़ी हो जाती है आगे से, हल्की सी ई ई, तो और हल्का सा जो है वो नीचे दांतों के तरफ जो है ई ई बोलते हुए जीभ ऐसे खिंचती चली जाती है। ई ई ऐसे आप बोलिए, आगे का हिस्सा हल्का सा चौड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि ई और ई बोलते हुए जीभ का अगला भाग प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये अग्र स्वर है। ध्यान से सुने, इसलिए ये अग्र स्वर है। अब बात आता है उ और ऊ का प्रयोग कहां से रहा? उ उ देखो गोल हो रहे, मुंह गोल हो रहा है, लेकिन सीधे आवाज गले से बाहर आ रही, जीभ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। उ उ तो सीधे गले से आवाज बाहर, न पहले हिस्से का प्रयोग न मध्य हिस्से का, सीधे कंठ का प्रयोग, इसलिए उ और उ भी जो है वो पश्च स्वर में आएंगे। ध्यान से सुने, इसलिए उ और उ भी पश्च स्वर में आएंगे। उ हो गया। अब आता सर री किस में आएगा? री देखो, ई बोलो चाहे री बोलो लगभग सेम है, बल्कि री को बोलते हुए जीभ का अगला हिस्सा वाइब्रेट कर रहा। अब री बोलिए तो जीभ का अगला हिस्सा वाइब्रेट करता है। री ऋषि बोलिए तो री बोलते हुए जीभ का आगे हिस्सा ऐसे वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब है कि री का प्रयोग जीभ के अगले हिस्से से हो रहा है, इसलिए री इसमें आएगा अग्र स्वरों में। ध्यान से सुने, जीभ आएगा अग्र स्वरों में। अब आता है सर ए और आई किस में आएंगे? ध्यान से सुनने जरा सा, ए और आई किस में आएंगे? अगर आप ए और आई भी बोलेंगे तो जीभ नीचे की ओर खींचेगी, ए आई ऐसे नीचे की जाएगा। आप उच्चारण कीजिएगा अ आ ई उ ए। लगभग ई ई भी ऐसे बोले जाते हैं जैसे ए और आई बोले जा रहे हैं, लगभग उसी तरह से। तो जिस तरह ई और ई अग्र स्वर हैं, उसी तरह से ए और आई बोलते हुए जीभ का अगला हिस्सा टेंस आ जाता है, उसमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। इसका मतलब ए और आई भी जीभ के अग्र स्वर से बोले जाते हैं, इसलिए ये भी जो है यहां रखे जाएंगे। तो ई री ए आई ये तो आगे अग्र स्वर। अब दो बचे हुए स्वर है, ओ और औ सर किस में? देखो ओ और ऊ जब यहां आए थे, हमने देखा था सीधे गले से साउंड बाहर आ रही थी। ओ और आउ में भी आप देखोगे सीधे गले में वाइब्रेशन होकर आवाज पिछले हिस्से का प्रयोग करते हुए सीधे हवा बाहर निकलेगी। ओ आओ, आप उच्चारण कीजिएगा ओ आओ, आप देखोगे जीभ के पिछले हिस्से पर हल्की वाइब्रेट, आवाज सीधे बाहर, कोई जीभ में कोई मूवमेंट नहीं, केवल पिछले हिस्से से आवाज बाहर। इसका मतलब है कि ये दोनों ओ और आओ भी पश्च स्वर हैं। समझ में आई बात? होगी। अब समझने वाली बात सर, चलो हम प्रयोग कर देंगे, लेकिन कई बार प्रयोग करने में ऊपर नीचे होता है। क्या इनकी कोई ट्रिक है सर? क्या इनकी कोई ट्रिक है? मैं आपको ट्रिक में बताता हूं, लेकिन पहले आप समझ लें जीभ के अग्र हिस्से का प्रयोग जिन स्वरों को प्रयोग करने में होगा उन्हें हम अग्र स्वर कहेंगे। ई री ये तो लगभग सेम बोले जा रहे। ए आई जीभ का अगला हिस्सा हल्का वाइब्रेट और बिल्कुल टेंस होगा, अग्र स्वर। मध्य स्वर जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच वाला हिस्सा प्रयोग होगा, एक ही स्वर है ओ। आप ओ बोलोगे, जीभ का हिस्सा बीच में ऐसे डाउन आ जाता है, ऐसे बीच में गड्ढा टाइप का बनता है, तो आप उसे बोलेंगे ओ। ध्यान से सुने, ये हो गया मध्य स्वर, एक ही स्वर है मध्य, ये पूछा जा सकता है। अब पश्च स्वर कौन से होते हैं सर? जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयोग होगा, हल्का वाइब्रेट और सीधे साउंड बाहर, जीभ का बाकी हिस्सा प्रयोग नहीं होगा, उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। पिछला हिस्सा पश्च स्वर। या कौन से सर? आ उ ओ आओ। अब देखो गो, ये सभी कैसे वाले? आ को छोड़ दिया जाए तो ये सब ओष्ठ स्वर है, अवृक्त मुखी है, लेकिन इनके उच्चारण में सीधे हवा बाहर तो ओ आओ, ये स्वर समझे आप? ये है पश्च स्वर। अब सर हमें कैसे पता चलेगा? कई बार उच्चारण करने में समस्या हो जाती है, कई बार हम सही तरीके से सटीक तरह, ये तो वैसे मैंने अभी तक जो बताया वो रटने वाला नहीं, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जिन लोगों को कई बार एग्जाम हॉल में जब होते हैं हम, तो जो प्रश्न में बाहर आते हैं वही प्रश्न अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं। देखा होगा जो लोग पेपर देते हैं वो पेपर देके घर आते हैं, कहते हैं यार पेपर ठीक था, थोड़ा टफ था, पर आसान क्वेश्चन में मैं गलत कर गया। बाहर आकर के हम किसी को पेपर दिखाते, कहते अरे ये तो पेपर बहुत आसान था, क्योंकि परीक्षा हॉल में वो प्रश्न भी हमसे गलत हो जाते हैं जो हमको आते हैं, क्योंकि परीक्षा का जो हमारे पास प्रेशर होता है वो प्रेशर कई बार हम उसे सही नहीं कर पाते हैं, उसको हम झेल नहीं पाते, तो सही क्वेश्चनों को भी हम गलत कर देते हैं। ध्यान से सुने जरा।
तो इस वजह से मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुने। अ को तो हमें याद रखना है कि ये मध्य स्वर है, अ को तो हमें याद रखना है कि ये मध्य स्वर है, मगर बाकी स्वरों को आप देखोगे, बाकी स्वरों नीचे पश्च वालों को देखो जरा, आ उ ओ औ, आप ये देख रहे होंगे इन सभी का प्रयोग करते हुए ऊ का प्रयोग हुआ है। ऊ का मतलब चाहे आप 3 का प्रयोग बोलो, चाहे आप 3 का प्रयोग बोलो, चाहे आप ऊ का प्रयोग बोलो, जो भी आप बोलना चाह रहे, 3 से शुरू होने वाले, या अगर आप इसी वर्णमाला की भाषा में बोलते हो तो ऊ से शुरू होने वाले अ को छोड़ करके सभी स्वर पश्च में है। देखो ये 3 या ऊ से आ भी बना हुआ है, ऊ भी बना हुआ है, उ भी बना हुआ है, ओ भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। आप चाहे बोलो ऊ से, मैं एक ट्रिक के लिए बोल रहा हूं, आप ये कहीं कुछ और बातें मत समझना। या 3 से शुरू होने वाले शब्द सभी पश्च स्वरों में आएंगे। ध्यान से सुने, अब अ मध्य कर दिया, 3 से शुरू होने वाले, ऊ से शुरू वाले पश्च आगे, बाकी बचे हुए शब्द अग्र स्वरों में आ जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये तीसरा आधार स्वरों के वर्गीकरण का, किस आधार पर, मैंने कहा जीव के प्रयोग के आधार पर, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है, कुछ भी संदेह होता है, तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिए, मैं आपका जो है जो भी संदेह होगा उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, समझे? ठीक है, अब हम आज इस वीडियो में एक चौथा आधार लेने वाले हैं, वो है तालु की स्थिति के आधार पर। ध्यान से सुने, अब उस पे आते हैं। ओके, तीसरा आधार खत्म हो गया, अब होगा चौथा आधार। ध्यान से सुने जरा सा, चौथा आधार। चौथा आधार में रटने वाला 1% भी नहीं है। देखो किताबों में जैसा लिखा रहता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, मैंने बहुत सारे लेखकों की किताबों को पढ़ा है, और उन किताबों को पढ़ने के बाद मैं जो समझ पाया हूं वो चौथा आधार, उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चौथा आधार, तीसरा हमने खत्म कर दिया, मैं इसे मिटा देता हूं, और चौथा आधार जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है, बहुत लंबा आधार है, देर अच्छा ध्यान है। पहली तो है तालु की स्थिति, जो मैंने आपको लिखाई है, तालु की स्थिति के आधार पर, लेकिन मैं इसको सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इसे स्लैश कर लेता हूं, जिससे मैं कुछ और आपको सामने जोड़ दूं। तालु की स्थिति, या फिर मुख द्वार बोले तो मुख का ये जहां से आवाज बाहर आ रही है, यानी हमारा होठों का जो आवरण ऊपर और नीचे वाला है, आप इसे मुख द्वार, तो तालु की स्थिति के आधार पर, या फिर मैंने आपको स्लैश करके बताया मुख द्वार को एक नाम कहते हैं विवर। ध्यान से सुने, मुख द्वार को एक शब्द दिया जाता है विवर, इसे पूरा ले लेता हूं, विवर। तो विवर के खुलने के आधार पर, ध्यान से सुने, विवर के खुलने के आधार पर, ठीक है। चौथा आधार, तीसरा आधार था जीव का प्रयोग, चौथा आधार सर तालु की स्थिति कैसे होती है, और इसी को मैंने एक जोड़ते हुए लिखा कि सर मुख कितना खुलता है, इसीलिए मैंने कहा मुख द्वार, यानी विवर के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। ध्यान से सुने जरा सा, कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो तालु की स्थिति, अब तालु कौन सा हुआ सर, समझने वाली बात ये, सर तालु कौन सा होता है? देखो जब ये मुंह है हमारा, तो मुंह के ऊपर दांत है, नीचे भी दांत है, लेकिन तालु ऊपर की तरफ होता है ना। अब ये दांत के बाद जहां पे जिसमें दांत अटके हुए उसे मसूड़ा कहते हैं, तो वो हुआ दंत मूल। जो पर मसूड़ा है जिसमें दांत लगे हुए वो तो हुआ दंत मूल। अब मसूड़े के ऊपर जो डिजाइन बने हुए, आप दांतों के ऊपर देखो डिजाइन बने, यहाँ ऊपर हाथ लगाओ, आप सभी लोग हाथ लगाओ, प्रयोग करो, कोई बात नहीं है, हाथ लगाओ, अब हाँ ऊपर आप देखोगे तो डिजाइन बने हुए, वो डिजाइन का भाग और पीछे तक जो चला जाता है उसे हम तालु कहते हैं। ध्यान से सुने, उसे हम तालु कहते हैं। तो आप ये देखोगे कि उस तालु का प्रयोग भी बड़ा होता है। देखोगा आपने कई मूर्धन्य जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने में जीभ ऐसे करके मुड़ती है और ऊपर तालु को टच करती है। तो कई बार हम तालव्य व्यंजन या मूर्धन्य व्यंजन देखा होगा आपने, जैसे ट ठ ड ढ वाले जो वर्ण है वो सारे तालव्य चौ छ जौ झ वाले, तो वो कैसे तालव्य है वो मैं आपको बताऊं, या ट ठ ड ढ वाले कैसे मूर्धन्य वर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन समझने वाली बात है, चौ छ जौ झ वाले सभी जीभ जो है वो तालु को टच करती है, ऊपर डिजाइन वाले हिस्से को टच करती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा अगले वीडियो में मैं आपको। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि तालु कौन सा हिस्सा होता है। तो दंतमूल के भाग ऊपर जो डिजाइन वाला भाग है
हम उसे तालु कहते हैं। डिजाइन के पीछे तक भी तालु चला जाता है, मगर मुख्य रूप से वो डिजाइन वाला हिस्सा है यहाँ ऊपर, उसे हम तालु कहते हैं। तो वह तालु की स्थिति कैसे होती है, या फिर स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार कितना खुलता है, कम खुल रहा, ज्यादा खुल रहा है या बहुत ही कम खुल रहा है। देखो खुलेगा तो जरूर, एक बात समझने वाली, क्योंकि अगर हम मुंह बंद रखेंगे तो फिर तो बोल नहीं पाएंगे, हवा तो बाहर आएगी ना। पर मुख ज्यादा खुल रहा है, थोड़ा सा कम खुल रहा है, या और कम खुल रहा है या और कम खुल रहा है, इस आधार पर हम बात करते हैं कि तालु की स्थिति या फिर मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुना, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है, ध्यान से सुने, पहले मैं प्रकार लिखा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। पहला प्रकार है विवृत स्वर, विवर, ये विवर देख रहे हो आप, ये विवर देख रहे हो, इस विवर को समझे। पहला प्रकार है, जरा ध्यान से सुने, विवृत स्वर, विवृत। सर ये विवृत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है खुला, विपरीत का मतलब होता है, ध्यान से सुने जरा, विपरीत का मतलब होता है खुला, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता है उन्हें कहते हैं विवृत स्वर। ध्यान से सुने, विवृत स्वर। दूसरा होता है अर्ध विवृत, मैंने आपको बताया इस आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। दूसरा होता है अर्ध विवृत, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं, ढंग से लिख लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अर्ध विवृत का मतलब क्या होता है? आधा खुला, मतलब कंप्लीट खुला नहीं है, थोड़ा कम खुला है, आप इसे बोलेंगे आधा खुला। ध्यान से सुने। तीसरा आधार जो होता है, तीसरा नंबर का जो स्वर होता है तीसरे प्रकार का, वो होता है संवृत स्वर। मतलब संवृत का मतलब क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। संवृत का मतलब होता है बंद। अब बंद क्या? मुख, यानी जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख काफी हद तक बंद रहता है उन्हें हम कहते हैं संवृत। जैसे मैं कहूं ई बहुत कम खुला हुआ है, उन्हें हम बोलेंगे संवृत स्वर। और चौथे नंबर पर जिस तरीके से ऊपर अर्ध विवृत था उसी तरह से अर्ध संवृत आएगा। तो चौथे नंबर का आधार है अर्ध संवृत स्वर। और अर्ध संवृत में क्या हुआ? इसका मतलब है आधा बंद। ये बंद वाले में ये कतई न समझे कि मुंह बिल्कुल बंद होगा। बंद वाले मतलब कम, थोड़ा कम खुला हुआ। इससे थोड़ा ज्यादा को आप बोलेंगे विवृत, उससे थोड़ा ज्यादा को आप बोलेंगे अर्ध संवृत, और उससे अर्ध विवृत, और उससे ऊपर वाले को आप बोलोगे सर विपरीत। दोबारा सुने, बिल्कुल कम खुला हुआ उसे आप बोलोगे संवृत, बिल्कुल कम खुला हुआ संवृत। थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ है, ठीक है, आप उसे बंद ही बोलेंगे ना, क्योंकि अगर मैं बोलूं डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते भाई मुंह बंद मत करो, आपने कम खोला, बोला मुंह बंद मत करो, खोलो, आप थोड़ा और खोल दे, बोले इतना ही नहीं और खोलो। आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल कम है, यानी बंद ज्यादा है ना, बिल्कुल कम खुला मगर बंद ज्यादा है, आप उसे बोलेंगे संवृत। ध्यान से सुने, आप उसे बोलोगे संवृत, बंद। अब थोड़ा सा और आपने खोला मगर ज्यादा हिस्सा बंद है, आप उसे बोलेंगे अर्ध विपरीत। फिर आपने थोड़ा और खोला, आप उसे बोलेंगे अर्ध विपरीत, अर्ध संवृत। आपने थोड़ा और खोला, आप उसे बोलेंगे अर्ध विपरीत। और आपने पूरा खोल दिया, जैसे उच्चारण करते हैं, तो आप उसे बोलेंगे पूरा विपरीत हो गया भाई साहब, पूरा खोल दिया, अब इससे ज्यादा नहीं खुल सकता है। ध्यान से सुने जरा। तो मैंने कहा विपरीत स्वर खुला हुआ, अर्ध विपरीत आधा खुला हुआ, संवृत बंद, अर्ध संवृत आधा बंद। तो सबसे नीची स्थिति होती है ये वाली, सबसे कम खुलने वाली है संवृत। उसके बाद और थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा खुल जाता है, उसे बोलते हैं आधा बंद यानी अर्ध विपरीत। उसके बाद खुल जाता है पर पूरा नहीं खुलता है, उसे बोलते हैं अर्ध विपरीत। और उसके बाद पूरा खुल जाता है, उसे बोलते हैं विपरीत। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसका जो है वो डायग्राम बना करके मैं आपको बताता हूं। मैंने इससे पहले भी बोला, हिंदी में हम प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल किसका? इस मुंह का, क्योंकि सारे स्वर व्यंजन इस मुंह से निकल रहे, इसलिए हम इस मुंह के अनुसार ही प्रैक्टिकल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर विपरीत और क्या होते हैं, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से सुने, मैं आपको पहले एक डायग्राम बना देता हूं और मैं इन्हें मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम हो रही है। तो मैं एक डायग्राम आपके सामने रख लेता हूं, ध्यान से सुने जरा। मैं आपके सामने एक डायग्राम रख लेता हूं। पहला डायग्राम देखो, मैं जरा चित्रकार बहुत बेकार वाला हूं, सब बस मैं आपको समझाऊंगा और आप उसे समझ लें। मुंह का ऊपरी हिस्सा ये है ना,
यहाँ पर डिजाइन बने रहते हैं ऐसे वाले, या आपको पता होगा ये पीछे फिर बिना डिजाइन का होता है। ये ऊपर वाला जो मुख गुहा है इसकी बात, और यहाँ नीचे होता है जीभ। ध्यान से सुना, यहाँ होती जीभ ऐसे वाली, ये पीछे की तरफ जीभ गई हुई। ठीक हो गया। तो देखो मुख जो है वो बहुत कम खुला हुआ है, बहुत कम खुला हुआ है। जब बहुत कम खुला हो आप इसे बंद बोलेंगे, बहुत ही कम खुला, थोड़ा सा आप इसे बोलेंगे बंद है, तो मतलब मुंह थोड़ा सा खुला हुआ। आप थोड़ा बोलो खुला बोलो या फिर ज्यादा हिस्सा बंद बोलो, एक ही बात होती है। यानी बहुत ही कम खुला यानी ज्यादातर बंद है। जब ऐसी स्थिति आती है और जीभ ऊपर तालू पर लग जाती है, ऐसे स्वरों को हम कहते हैं समृत स्वर। ध्यान से सुने, ऐसे स्वरों को हम कहते हैं समृत स्वर। और समृत का मतलब मैंने अभी आपको बताया है बंद। बंद इसका मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ तालू को टच कर देती है, इस वजह से मुख द्वार बंद हो जाता है, पूरा नहीं। मैंने कहा पूरा होगा तो आवाज कैसे निकलेगी, आवाज द्वार कम खुला रहता है, तो मतलब बंद है, इसे बोलेंगे समृत स्वर। ध्यान से सुने, इसे बोलेंगे समृत स्वर। अब कौन होते हैं थोड़ी देर में, पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। दूसरा ये देखो, सेम ऐसी मैंने आपको बनाया, लेकिन यहाँ पर ये डिजाइन मैंने आपको दिखाया और उसके बाद ये गले की काकल तक पहुंच गया। यहाँ पे काकल होती है ऐसे लगी हुई, यहाँ पे काकल लगी होती है ऐसे, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये समझे जरा सा, ये ऊपर काकल लगी होती है ऐसे इस तरीके से, और इसके बाद जीभ। यहां तो समृत था। अब कई बार विलोम में पूछा जाता है, पेपर में आ जाता है, समृत का उल्टा क्या होता है, समृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो समृत का उल्टा होता है विवृत। ये तो बंद है, तो बंद का उल्टा क्या होगा, खुला हुआ। तो देखो ये जीभ, मगर अब ऐसी कौन सी कंडीशन आती, खुल जाएगा मुंह, कैसे खुलेगा, ध्यान से सुनो। जब आप मुंह में पानी भरते हो ना, मुंह में पानी आपने भरा, तो अगर हम बोले कि इसको गले पे रोक लो, तो आप क्या करते हो, जीभ के पिछले हिस्से को, जो तालू के लास्ट में ऐसा बिल्कुल मुलायम सा हिस्सा है, आप उस हिस्से पर जीभ को लगा लेते हैं। मतलब आप ऐसे जीभ लगा लेते हो। ध्यान से सुने जरा, ध्यान से सुने जरा, ध्यान से सुने जरा। मतलब आप ऐसे जीभ लगा लेते हो, ऐसे इस वाले हिस्से पर जीभ आप ऊपर लगा लेते हो ऐसे, और इस तरीके से, मगर पूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा तो जगह छोड़ेगी, नहीं तो आवाज बाहर कैसे आएगी। तो इससे जब हम जीभ के पिछले हिस्से को ऊपर, वो काकल के आगे जहां पे डंडी होती है उससे थोड़ा आगे कैसा मुलायम होता है ना, जब उसे भी तालू का ही भाग है, जब हम उस वाले हिस्से पर जीभ को लगा लेते हैं तो हमारा आगे वाला हिस्सा मुंह खुल जाता है। ये खुल गया तो हम यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर तालू को टच करे तो जीभ का अगला भाग मुख का खुल जाएगा। जब खुल गया आप इसे कहेंगे विवृत स्वर। ध्यान से सुने जरा, आप इसे कहेंगे विवृत। तो विवृत का मतलब होता है खुला, विवृत का मतलब है खुला। अब पॉइंट ये है, सर विवृत कौन से हैं और समृत कौन से हैं, तो जरा सा ध्यान दें। आप उल्टा सीधा कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर पहले समझे सर कौन सा स्वर है जिसमें पूरा मुख खुला होता है। एक ही स्वर है, वो है आ। आप आ बोलो, आ पूरा खुला, ओ आ, देखिए आ ओ आ। आप देख रहे होंगे ओ कम आ रहा है और आ ओ में भी पूरा बंद नहीं हो रहा है, खुल रहा है, मगर आ बोलते हुए ज्यादा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है। इसका उदाहरण एक ही है वो है आ। विवृत स्वर एक ही है, वो है आ। जिस तरीके से पिछले वाले में जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर एक ही था ओ, उसी तरह विवृत स्वर एक ही है आ। अब सर समृत कौन से हैं और ओ का नंबर किधर है, ओ फिलहाल रोक लेते हैं। ध्यान से सुने, पहले मैं ये दोनों का आपको थोड़ा आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे मैंने विपरीत का उदाहरण ही बताया, मगर मैं सोच रहा हूं सभी स्वरों को मैं एक साथ लेकर चलो, जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। ध्यान से सुने, तो समृत मतलब बंद और विपरीत मतलब खुला। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि सर अर्ध समृत कैसे बनेगा और अर्ध विपरीत कैसे बनेगा, इसे समझे जरा। ये मैंने ऊपरी हिस्सा जीभ का बताया, और यहां पर ऐसे करके डिजाइन और फिर ऐसे करके तालू ये नीचे आया, यहाँ पे ये डंडी लगी हुई, ठीक। और ये हमारी जीभ थी। देखो एक उच्चारण में जीभ आगे को बंद हुआ था तो वहां हुआ समृत, क्योंकि बंद हो गया। एक उच्चारण में जीभ पिछले वाले हिस्से पर लगी, इस वजह से मुंह खुला, वो हुआ विपरीत। मगर अब इन जिन स्वरों के प्रयोग में जीभ बिल्कुल बीच को टच करते हुए नीचे आ जाएगी, बीच वाले हिस्से को टच करेगी, बीच का मुलायम वाला हिस्सा है,
उस वक्त। लेकिन ध्यान रखना पूरा टच नहीं करेगी, पूरा बंद नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो छोड़ेगी। तो बीच वाले हिस्से पर जो है वो जीभ लग जाएगी। तो देखो ये वाला हिस्सा खुल गया मगर कम खुला है, ये वाला हिस्सा खुला है मगर कम खुला है, और पिछला हिस्सा ये लगाने से बंद हो गया, इसलिए ये बंद है मगर कम बंद है। तो जो आधा बंद है उसे कहा गया, ध्यान से मैंने खुला लिखा हुआ, इसके नीचे लिखा लेता हूं, जो खुला तो है मगर कम खुला है यानी आधा खुला है, आप इसे बोलेंगे अर्धविवृत। आप इसे बोलेंगे अर्धविवृत। ध्यान से सुने। अब ये वाला हिस्सा अगर आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं। मुझे लग रहा है कि आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, इसलिए मैं जरा ऊपर लिख लेता हूं। ध्यान से सुने जरा। तालु की स्थिति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि मैं इसे नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा सही तरीके से, वो वीडियो में पूरा नहीं आएगा मुझे लग रहा जहां तक। तो देखें जरा, ये मैंने बताया तालु वाली स्थिति, ये डिजाइन है, ये तालु नीचे आ गया, ये यहाँ पे आपके डंडी लगी हुई है, मगर आपका जीभ जो है वो ऐसे करके ऊपर तालु को टच करा और पिछला वाला देखो, तो ये बीच में जीभ ऊपर आ गई, यानी ये वाला हिस्सा खुल गया और ये वाला हिस्सा पिछला हिस्सा बंद हो गया। ध्यान से सुने, बिल्कुल बीच से, ऐसा नहीं पिछले वाले से, बिल्कुल बीच से। तो ये जो आधा खुला है, मैंने पूरा खुला तो नहीं है ना, ये आधा खुला है। तो अब ये आधा खुला है तो आप इसे बोलेंगे, आधे खुले को अर्धविवृत, आधे खुले को आप कहेंगे अर्धविवृत। और ये जो पिछला वाला हिस्सा बंद हो गया है, ये आधा बंद है, इसलिए आप इसे कहेंगे अर्धसंवृत। ध्यान से सुने, आप इसे बोलेंगे अर्धसंवृत। तो तालु की स्थिति या मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संवृत, फिर विवृत, फिर अर्धविवृत, फिर अर्धसंवृत। ध्यान से सुने, चाहे तो आप एक सीरीज में भी लगा सकते हैं इनको, आप सीधे बोल सकते हैं संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। इसे ऐसा पढ़ने में मुझे लगता है आपको ज्यादा आसानी होगी। अब सर ये कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको स्वरों की लिस्ट बनाई हुई है, कौन से स्वर होते हैं ये है, इसे समझना पड़ेगा। ध्यान से सुने, विवृत स्वर कौन है सर, मैंने कहा आ ही विवृत स्वर है, जिसके उच्चारण में मुख बिल्कुल खुल जाता है, वो है विवृत स्वर, पूरा खुला हुआ। सर संवृत स्वर कौन है, मैंने कहा जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग तालु को टच कर ले, इसलिए जीभ कम खुलेगा, मुख बिल्कुल कम खुलेगा, उन्हें कहेंगे संवृत स्वर। कौन है सर संवृत, ध्यान से सुने, देखो ई, उ, और री एक ऐसे स्वर हैं, ये देखो जरा, ये देखो ये वाले स्वर, ये वाले। ध्यान से सुना, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ई, उ, री। बोलो कितना कम खुल रहा है, ई में भी बहुत कम मुख खुल रहा है। ई, उ, री और ई तो लगभग एक जैसा बोला जाता है, यानी ये है, ये जो स्वर हैं आप इन्हें संवृत स्वर बोलेंगे। कौन कौन से मैंने कहा, ई, उ, री। देखो आ स्वर आ गया विवृत में, बाकी अभी रुक जाओ, आ जाते हैं पहले संवृत पाते हैं, ई, उ, री, ये आगे संवृत स्वरों में। ध्यान से सुने, ये आगे संवृत स्वरों में। सर अब आता है अर्धसंवृत कौन है, अब मैं संवृत पे आ जाता हूं। संवृत का मतलब क्या था, मैंने इससे पहले आपको बताया, बंद। संवृत का मतलब होता है बंद। सर अब मुझे बताओ, आपने ये संवृत बता दिए, ये अर्धसंवृत कौन है, ध्यान से सुने जरा। सर अर्धसंवृत कौन है, दो ही स्वर अर्धसंवृत है, ए और आई। ध्यान से सुने जरा सा, दो ही स्वर अर्धसंवृत है, ए और आई नहीं, आई में बोलने में बहुत बड़ा हो रहा है, ए और ओ, ये क्योंकि ए कम बोला जा रहा है, लेकिन आई बोल रहे हैं तो आई पूरा खुल रहा है, आई। ओ बोलने में कम बोला जा रहा है, ओ, आउ बड़ा हो रहा है मुंह एकदम से। ध्यान से सुने जरा, तो ए और ओ जो है वो अर्धसंवृत है। और अब बचे क्या है, अब बचे हैं औ, आई, आउ, ये दो स्वर अर्धविवृत है। ध्यान से सुने, ये तीन स्वर अर्धविवृत है। पेपरों में इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। विवृत कौन है सर, आ पूरा खुला हुआ है, आ विवृत। सर अर्धविवृत कौन है सर, आ। देखो आ वैसे भी दो अ को मिला के आ बनता है, अ प्लस अ मिलके बना के आ बनता है, यानी अ पे दूसरी अ की मात्रा लगाते तभी आ का निर्माण होता है। तो आ जो है वो विवृत है, तो उसका आधा
ये हुआ पूरा खुला, आधा खुला हुआ को तो अर्ध समृद्ध कहते हैं, आधा खुला हुआ को, तो इसलिए ये हो गया अ, अर्ध विवृत है। अच्छा, ए और ओ, ध्यान से सुनना जरा, ए और आई, ओ नहीं आओ, आई और आओ, ए नहीं बोलेंगे इसे, आई और आओ, इन्हें बोलते हुए भी मुख बड़ा हो रहा है। देखो ए और ओ ये छोटे होंगे, ये भी खोल रहे हैं मुख को, लेकिन ये कम है इसलिए अर्ध समृद्ध बोला। लेकिन यहां समझे जरा, आई आओ और अ ये अर्ध विवृत में आएंगे। अब देखो समृद्ध में बंद है, देखो समृद्ध बंद, ई उ ऊ री, कम बोला, कम खुल रहा है मुंह, बिल्कुल कम समृद्ध स्वर। लेकिन कम से थोड़ा ऊपर हो जाए तो इन्हीं का स्वर, ध्यान से सुने, इन्हीं का स्वर ए ओ थोड़ा ज्यादा बोला जा रहा है, अर्ध समृद्ध स्वर। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्वरों का वर्गीकरण हमने 2 आधारों पर किया। जिनको एक बार में समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, इनकी कोई ट्रिक नहीं है और पेपरों में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। खासकर विवृत तो बहुत बार बोला जाता है, खुला हुआ, पूरा खुला हुआ आ विवृत, और अ विवृत का आधा, आ तो क्या था विवृत, आधा क्या हुआ अर्ध विवृत अ, क्योंकि अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, अर्ध विपरीत। ध्यान से सुने जरा, तो ये हो गया अ, फिर यहां हो जाएंगे ए ओ में, अर्ध समृद्ध में ए ओ, और आई आऊ, तो देखो अर्ध विपरीत है क्योंकि इनमें भी काफी हद तक मुंह खुला, आई आऊ, मगर आ जितना नहीं खुला, इसलिए इन्हें अर्ध विपरीत बोला गया। और बिल्कुल समृद्ध कौन है, ई उ री, इनमें कम खोला जा रहा है, तो इसे बोलेंगे समृद्ध। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जो मैंने 2 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम 2 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। देखो मैं बहुत अच्छे ढंग से इसलिए समझा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ट्रिक से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है ना। बहुत सारे लोग, अब अच्छा खासा लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा यूट्यूब के माध्यम से लोगों के पास अच्छा ज्ञान पहुंच रहा है। इस वजह से अब कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए रटने पर ध्यान बिल्कुल भी मत दें, ट्रिकों पर जाएं। मैं मना नहीं कर रहा हूं ट्रिक का प्रयोग ना करें, पर ट्रिक का प्रयोग आप तब ही करें जब आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी बिंदु का अच्छा ज्ञान हो, उसके बाद आप ट्रिक का प्रयोग कीजिए। आप एकदम ट्रिक लगाते हैं, शॉर्टकट से कभी भी सफलता नहीं मिलती है, ये आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज, अगली वीडियो में, जो कि स्वरों का लगभग 3 वीडियो बन रहे हैं हमारे पास, स्वरों को अगली वीडियो में हम 2 आधारों पर और विभाजित करेंगे। पहला आधार होगा अनुनासिकता के आधार पर स्वर, और दूसरा आधार, यानी जो 2 बचे हुए, 5वें और 6ठे, वो होगा जाति के आधार पर स्वर। अगली वीडियो में आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, और हमारी अगली क्लास 2 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण बिल्कुल भी ना भूले। दूसरी चीज मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर पेपर में, जैसे उत्तराखंड की बात करूं, 20 नंबर की ग्रुप सी में पेपर में हिंदी आती है, तो वो 20 नंबर में से आप, मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो 18, 19 नंबर लेकर के आते हैं। ध्यान से सुने, उनसे बहुत ही कम गलतियां हो पाती हैं, इसलिए मैं गारंटी देता हूं आपसे भी नहीं होगी अगर आप मेरे साथ इस तरीके से पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगे, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।